हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रखी है और आज उस सीरीज का 9th डे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इंग्लिश में पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़िए और करेक्ट रिस्पॉन्स को चुनिए। तो क्या कह रहा है, ए हॉर्स शू मैग्नेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। हाँ, हॉर्स शू घोड़े की नाल के आकार की एक मैग्नेट होती है इस तरह की। वो क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके लिए रीज़न क्या दे रहा है, द पोल ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। देखो यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे इसका साउथ पोल होगा। इसकी शेप ये घोड़े के नाल की जैसी होने की वजह से इसको हॉर्स शू बोलते हैं। और हॉर्स शू शेप होने की वजह से इसके जो नॉर्थ पोल है और इसका जो साउथ पोल है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। जैसे देखो, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट होती तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता, लेकिन यहाँ पे जो है यू शेप होने की वजह से इसका नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर। और उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होंगी वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है उतनी ज़्यादा ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो assertion and reasons both are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is correct explanation for A. Option number 2 is the correct answer. Next question. The purpose of streamlining the body of ship is to, जो शिप होती है, पानी वाली जहाज होती है, उसकी जो बॉडी होती है उसको स्ट्रीम लाइनिंग बनाया गया है। क्यों, किस उद्देश्य के लिए? रिड्यूस द फ्लूइड ड्रैग, इंक्रीज अप थ्रस्ट नहीं, इंक्रीज डिस्प्लेस्ड वाटर नहीं, रिड्यूस डेंसिटी ऑफ शिप बिल्कुल नहीं। तो क्या करता है, उसकी स्ट्रीम लाइनिंग बॉडी बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि वो जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वो उसके ऊपर ड्रैग कम लगाए, उसको पीछे की डायरेक्शन में ड्रैग कम करे, उसको आगे ड्रैग होने में दिक्कत ना आए, इसलिए उसकी जो शेप है वो स्ट्रीम लाइनिंग बनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन अ डेयरी प्लांट टू प्रिपेयर क्लैरिफाइड बटर एंड घी। एक डेयरी संयंत्र में शुद्ध घी तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरण शामिल हैं। कौन कौन सा है? मिल्क इज pasteurized, then milk is set into curd is churned or churned in centrifuged to separate butter is heated to get clarified butter, घी filtered and packed। तो इनमें से आपको ये बताने हैं कि कौन कौन से तो फिजिकल चेंज है और कौन कौन से केमिकल चेंज है। तो देखो, जो पाश्चुरीकरण होता है ऑप्शन ए, वो एक फिजिकल चेंज होता है। उसमें क्या करते हैं कि जो भी सब्सटेंस है हमारे पास उसको एकदम से गर्म करके एकदम से ठंडा किया जाता है, और उसको इस तरह से गर्म और ठंडा किया जाता है उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एज इट इज़ बनी रहती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता। तो ए इज़ अ फिजिकल चेंज, ए इज़ अ फिजिकल चेंज। तो दो ऑप्शन सी बी सेकंड और थर्ड तो कैंसिल हो गए, अब बचे दो ऑप्शन। अच्छा, देन मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, मिल्क को हमने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो बी कैसा हुआ? केमिकल चेंज, बी इज द केमिकल चेंज। ठीक है, ए है फिजिकल चेंज, बी केमिकल चेंज। कर्ड इज चर्नड और कर्ड इन सेंट्रीफ्यूग टू सेपरेट बटर, कर्ड को घुमाया जा रहा है उसमें से घी को अलग करने के लिए। दही को भिगो रहे हैं हम, लेकिन उसमें जो है ये कैसा ऑप्शन है? ये भी फिजिकल चेंज है, उसको घुमा ही रहे हैं बस। बटर इज हीटेड टू क्लैरिफाइड बटर, घी जो बटर आया था, मक्खन आया था, उसको घी बनाने के लिए हम उसको गर्म कर रहे हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज देखो, उसमें जो छाछ वगैरह होती है उसको सेपरेट कर देते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है बटर की और घी की, जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसलिए डी भी कैसा प्रोसेस है हमारे पास? केमिकल प्रोसेस है। तो बी एंड डी आर द केमिकल प्रोसेसेस एंड ए सी ई इज द सी फिल्टर्ड है और पैक किया है, छाना है, बस उसको पैक कर दिया उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने घी को गेन किया था। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीचे कुछ पॉलीमर्स दिए गए हैं और उनके यूज दिए गए हैं, तो आपको क्या बताना है? उनके आंसर बताने हैं। तो क्या है? पहला
ए को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, किस लिए ए को यूज एज पैडिंग इन पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट आइटम। ए एक ऐसा पॉलीमर है जिसको हम पैडिंग और पैकिंग करने में यूज कर रहे हैं डेलिकेट आइटम को। तो किस में यूज करते हैं हम, पॉलीस्टाइरीन को। पॉलीस्टाइरीन को जो डेलिकेट आइटम होते हैं उनको पैक करने के लिए यूज करते हैं। बी को हम कैसे यूज कर रहे हैं, यूज एज आउटर इंसुलेशन लेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, पीवीसी की जो वायर्स होते हैं इनके ऊपर पीवीसी की लेयर लगी रहती है। क्यों, पीवीसी इंसुलेटर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और उससे करंट या शॉक लगने का खतरा नहीं रहता। यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, बेकेलाइट के बने होते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग का जो मटेरियल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। तो ए पॉलीस्टाइरीन, बी क्या है, पीवीसी है, और सी क्या है, बेकेलाइट है, और डी अपने पास पॉलिएस्टर बच गया। ठीक है, डी हमारे पास क्या बच गया, पॉलिएस्टर बन गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका कनेक्ट ए सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल। उसने एक सीरीज अरेंजमेंट ली है जिसमें 2 सेल कनेक्ट हैं ऐसे, ठीक है, सीरीज में सेल हैं, ये सेल का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। विद ए सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 बल्ब, उसने सीरीज में ही 2 बल्ब लगाए हैं, ये बल्ब मान लिया हमने 2 लगा दिए हैं। विच शुड बी डन टू मेक द बल्ब ग्रो डिमर, हम ऐसा क्या करें, ये बल्ब देखो अगर दोनों सेल एक्टिवेट है तो ये बल्ब है ना, दोनों बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिटी के साथ जल रहे हैं, बहुत तेज जल रहे हैं। तो क्या करें कि ये थोड़े से डिम दिखाई दें, तो क्या करें, रिप्लेस 1 सेल विद द पीस ऑफ चॉक, रिप्लेस 1 सेल विद पीस ऑफ मेटल वायर, रिप्लेस 1 बल्ब विद पीस ऑफ मेटल वायर विद ए सेल। बल्ब को सेल से करेंगे तो तेजी जलेगा, एक और सेल आ जाएगी। मेटल वायर भी कंडक्टिंग है, मेटल वायर भी कंडक्टिंग है, लेकिन अगर एक पीस ऑफ चॉक ले लें हम तो वो क्या होगा, वो इंसुलेटर की तरह से काम करेगा, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी या जितना करंट बल्ब को मिल रहा था उतना अब नहीं मिल पाएगा चॉक लगाने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज यूज्ड मेकिंग ब्रेड एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट। ए को हम यूज कर रहे हैं ब्रेड बनाने में और अदर बेकरी प्रोडक्ट बनाने में, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड बी। ए को यूज करें ब्रेड बेकरी बनाने में और उस प्रोसेस का नाम है बी। तो किसको यूज करते हैं ब्रेड और बेकरी बनाने में, यीस्ट को यूज करते हैं, और किस प्रोसेस के द्वारा तैयार करते हैं, फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन ए और बी आर कैंसिल, बचे 3 और ये चौथा ऑप्शन। ए ब्रेक डाउन शुगर इनटू अल्कोहल एंड सी, जो ए है यीस्ट है वो क्या करता है, शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है, किसके अंदर, अल्कोहल और एक प्रोडक्ट सी के अंदर। तो क्या बनता है, फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है और सी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, सी इज कार्बन डाइऑक्साइड। 4 आगे पढ़ो, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कैसा रेस्पिरेशन हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में है एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनएरोबिक है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द सी फॉर्म बबल, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबल बना देती है डो के अंदर, इंक्रीजिंग इट्स ई। वो क्या होता है कि जो केक वगैरह है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उनका वॉल्यूम है जो इंक्रीज हो जाता है। तो ई में क्या जाएगा, वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67, the phases of the moon as we see from the earth are due to changing relative position of sun, moon and the earth। जो हम फेज देखते हैं मून के वो किसकी वजह से देखते हैं कि जो मून की, सन की और अर्थ की जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑन फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा के दिन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून। तो पूर्णिमा जो फुल मून डे होता है उस दिन क्या होता है, अर्थ हमारी सन और मून के बीच में आ जाती है। अर्थ
सन और मून के बीच में आ जाती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ऑन द न्यू मून डे, अमावस्या के दिन जो है क्या होता है, अमावस्या के दिन मून है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड सन, तो बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है ऊपर वाला, इसको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आई के है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं कि इसमें से आई का कौन सा पार्ट किस काम आता है, तो सबसे पहले जिस पार्ट को आप जानते हैं उसको पकड़ लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, 68 की बात कर रहे हैं हम। कॉर्निया, कॉर्निया जो क्या करता है, कॉर्निया फोकस, देखो जो कॉर्निया है, कॉर्निया क्या करता है, फोकस लाइट एंड प्रोटेक्ट आई, फोकस करता है लाइट को और प्रोटेक्ट करता है आई को। ए में जाएगा फोर्थ, ए में फोर्थ एक ही ऑप्शन पे है ना, ए में फोर्थ एक ही ऑप्शन पे है, कॉर्निया पे जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब देखो रेटिना, नहीं सॉरी आइरिस, आइरिस क्या करता है हमारे पास, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज, आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट, बी में जाएगा फर्स्ट, बी में जाएगा फर्स्ट, सी में जाएगा फिफ्थ। प्यूपिल क्या करता है, लाइट एंटर आई थ्रू इट, प्यूपिल के थ्रू से हमारी आंख के अंदर लाइट घुसती है। रेटिना एक्ट एज द स्क्रीन, जो भी इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर बनती है। ठीक है, रेटिना के ऊपर बनती है। सिलेरी मसल्स होल्ड द लेंस इन द पोजिशन, सिलेरी मसल्स अगर ना हो तो जो लेंस है आई के अंदर वो अपनी पोजिशन से डगमगा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द या सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लीव्स ऑफ द कैरेट प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन, कैसा होता है कि जो कैरेट लीव्स होती हैं उनका जो वो हैं लीव्स, उनके ऊपर जो डिजाइन बोल सकते हैं उसको रेटिकुलेट वेनेशन होता है। प्लांट हैविंग टैप रूट हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, हाँ, या फिर प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन। देखो जो ये बोला है कि जो कैरेट लीव है उनकी जो पत्तियां होती हैं उनका जो शिरान्यास होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन टाइप का होता है, और क्योंकि उसकी जड़ है वो टैप रूट टाइप की है या फाइब्रस रूट है उसकी कैरेट की, तो कैसी है, टैप रूट होती है। और जो टैप रूट होती है ना, जिन प्लांट्स की टैप रूट होती हैं उन्हीं की जो लीव्स है उनके ऊपर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो 69 में कौन सा आंसर हो जाएगा, ए एंड S1 आर ट्रू एंड S1 स्पॉट ए एंड S1 आर ट्रू एंड S1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is true in context of the fertilization and pollination in the plant? True बताना है। Ovary of the flower matures into fruit, जो ovary है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ए सही है, ए इज द करेक्ट। तो देखो ए जो वो किसी भी और दूसरे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, सिर्फ ए एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो वो ही करेक्ट होगा, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, सीड ऑफ द प्लांट फॉर्म द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन, नहीं, सीड जो है वो ओव्यूल्स नहीं बनाते फर्टिलाइजेशन के लिए, बल्कि फर्टिलाइजेशन पहले हो जाता है। पोलिनेशन टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत है, सी भी गलत है। इन पोलिनेशन सीड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये भी गलत है, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, read the following statement and choose the correct option. White blood cell help in fighting with disease causing organism, जो WBC है वो उन ऑर्गेनिज्म से लड़ती है जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाते हैं, सही है। ए वाइट ब्लड सेल कैन चेंज शेप, वाइट ब्लड सेल की जो शेप है वो चेंज भी हो जाती है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन क्या है कि ये जो WBC अपनी शेप को चेंज कर लेती इस वजह से वो लड़ती नहीं है, ये आर रीजन गलत है। असर्शन एंड आर बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिवन मास एंड वॉल्यूम,
मास एंड वॉल्यूम दिया गया है टेबल के अंदर, तो कैसे क्या निकाल सकते हैं डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी जो हमारी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी कितनी हो जाएगी, मास 4 है, वॉल्यूम 1 है, तो 4 हो जाएगी किसकी, एक्स की डेंसिटी 4, वाई की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वाई की डेंसिटी हो जाएगी 0.8, और जेड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2, और वाटर की कितनी दे रखी है इसने 1 दे रखी है। ठीक है, तो इक्वल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड आर पोर्ड इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 5 ml ऑफ वाटर। एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर 5 ml वाटर है और सारे के सारे सब्सटेंस एक्स वाई जेड हमने उसके अंदर डाले हैं। तो इनमें से जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, जो सबसे हल्का होगा, वो सबसे ऊपर आएगा। फिर जैसे जैसे उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है उसके बाद वो, और फिर जो सबसे भारी है वो सबसे नीचे जाएगा। तो सबसे भारी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, एक्स की है, तो एक्स सबसे नीचे होगा। और सबसे हल्का कौन है, 0.8 वाला, तो y सबसे ऊपर होगा, x सबसे नीचे होगा, और इसके y के बाद होगा वाटर, क्योंकि वाटर की है 1 दे रखी है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगटोन, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहती है भाई। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, रिंगटोन की लाउडनेस बढ़ाने से जो साउंड वेव है उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है। कन्वेक्शन टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेज ओनली, हाँ कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेज में ही होता है, सही है। रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस गैसेज, नहीं रेडिएशन तो गैसेज के अंदर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन गैसेज, हाँ कंडक्शन बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है गैसेज के अंदर, लेकिन होता है। हीट कैन ट्रांसफर थ्रू मोर देन 1 मोड साइमल्टेनियसली, एक साथ जो हीट है वो एक से ज़्यादा मोड में ट्रांसफर कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मेटल एक्स डिस्प्लेस वाई एंड मेटल जेड, एक्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, वाई से, और जेड से, दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव साल्ट सॉल्यूशन मेटल वाई डिस्प्लेस मेटल डब्लू, तो जो वाई है वो क्या है, ज़्यादा एक्टिव है डब्लू से फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, बट जो जेड है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता डब्लू को। ठीक है, तो क्या बताना है, द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव तो जाहिर सी बात है एक्स हुआ, और देखो वाई है जो डब्लू को डिस्प्लेस कर सकता है, तो और जेड है डब्लू को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो जो जेड है वो सबसे वीक है रिएक्टिव, और एक्स है वो सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट एंड लीस्ट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन मेटेलिक ल्यूब्रिकेंट, एक ल्यूब्रिकेंट ऐसा है जो नॉन मेटेलिक है इन नेचर में, तो जो कार्बन होता है उसका जो ग्रेफाइट फॉर्म होती है कार्बन की, वो हम ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज करते हैं। बी में क्या है, ए मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम, एक ऐसी मेटल है जो रिएक्ट करती है किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, बट किसके साथ रिएक्ट नहीं करती है, कोल्ड वाटर के साथ, तो कॉपर, कार्बन कॉपर। ठीक है, थर्ड में क्या है, ए मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सी मेटल यूज होती है, सोडियम। और फोर्थ है जो ए नॉन मेटल यूज्ड इन फायर क्रैकर, फॉस्फोरस यूज होता है, फॉस्फोरस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज बेस्ट, लेकिन अगर आप कॉपर पे ध्यान देंगे तो कॉपर के लिए ये बोल रहा है कि ये वाटर के साथ तो रिएक्ट, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन गर्म पानी के साथ कर जाती है। लेकिन अगर आप केमिकल सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉपर है वो जनरली हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज मास्टर ग्लैंड एज इट कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम बी एंड सी, थायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, क्या कर रहा है कि क्या कह रहा है कि ए है मास्टर ग्लैंड है, तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी है। ठीक है, पिट्यूटरी है, या तो ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है।
तो जो क्या है कि ये सीक्रेट करती है हार्मोन को, कंट्रोल करती है सीक्रेशन को बी और सी से। तो कौन, पैनक्रियाज या हाइपोथैलेमस से वो उसका हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करती है? नहीं, ए गलत है। तो फिर कौन बचेगा? ऑप्शन नंबर 4 पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो कंट्रोल करती है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन को ओवरीज से, टेस्टिस से। अच्छा, नेक्स्ट है ए ऑल्सो सीक्रेट डी हार्मोन। ए जो मास्टर ग्लैंड है उससे ही ग्रोथ हार्मोन निकलता है, और जो जरूरी है किसमें, हुज प्रोडक्शन ई इन एडोलसेंस, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कब होता है? एडोलसेंस में। और ए बी सी डी ई आर रिस्पेक्टिवली क्या क्या है? तो ये है पिट्यूटरी, ओवरीज, टेस्टिस, ग्रोथ हार्मोन, और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता है एडोलसेंस में। जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है और बॉडी जो है वो ग्रो करना शुरू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फंजाई? फंजाई के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? दे आर प्लांट, नहीं, उनका एक अलग से फंजाई का किंगडम होता है, वे प्लांट के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सही है। ये तो ए ऑप्शन वाले सारे ऑप्शन काट दो, तो कौन बचेगा? ये थर्ड ऑप्शन बचेगा, सी। देखो, ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर, देखा जाए तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सारी की सारी यूनिसेलुलर नहीं होती हैं, कुछ एक फंजाई हैं जो मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। तो लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है, और ऑप्शन सी बी इनमें से रॉन्ग है, ठीक है, बेस्ट सुटेबल आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लैक ऑफ एपेटाइट, डॉक्टर डायग्नोज इज ए वायरल डिजीज, मतलब ये वायरल डिजीज है, और किससे के कारण हुई है? कंटामिनेटेड ऑफ वाटर, ठीक है, दूषित पानी की वजह से हुई है। तो टाइफाइड और कोलेरा ये तो है बैक्टीरियल डिजीज। तो कौन बचा? हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस वायरल डिजीज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सोइल ए हैज लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज, जो ए है सोइल उसके अंदर वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम है, एंड हाई परकुलेशन, उसकी बह जाने की क्षमता ज़्यादा है। तो ए क्या होगा? सैंड होगा भाई, रेत की जो बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत लो होती है, तो सैंड होगा। दो ऑप्शन तो कैंसिल कर दिए हैं। द ऑर्गेनिक मैटर लेवल इन द सोइल इज लो, हाँ, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है। सोइल बी हैज हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड वेरी स्लो परकुलेशन रेट, तो जिसकी सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो होती है क्ले। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, और जो सिल्ट होती है वो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो 80 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस द मोस्ट विद द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण और सीखने के लिए जांच आधारित इंक्वायरी बेस्ड दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक मेल खाता है? पाठ्य पुस्तक में निर्धारित गतिविधि को छात्र पूरा करे नहीं, इंक्वायरी बेस्ड, इंक्वायरी हो रही है वहाँ पे, छात्र समूह में बैठते हैं और एक साथ जांच अन्वेषण की योजना बनाते हैं, हाँ ये सही है। शिक्षक खिलौनों के माध्यम से नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। A teacher takes her class 6th student to a nearby garden and asks them to look at the various plant and fill the following table by, ये जो है उसने क्या किया है, टीचर अपने बच्चों को एक गार्डन में ले गई है और उसने हाइट को देखने के लिए कहा है। बच्चों ने देखा कि कोई उनसे लंबे हैं, कोई उनसे छोटे हैं, कोई उनसे बड़े हैं, और उनका जो स्टेम है वो ग्रीन, टेंडर, थिक, हार्ड इस तरह का है। तो क्या पूछ रहा है, इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल की आवश्यकता होगी? ऑब्जर्विंग, हाइपोथेसिस और क्लासिफाइंग। तो देखो, हाइपोथेसिस की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, हाइपोथेसिस तो उसके लिए होता है जो चीज़ हमारे सामने ना हो और हम उसके लिए हाइपोथेसिस करते हैं। तो बी ऑप्शन सबसे काट दो, बी ऑप्शन सबसे काट दो। ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले वो ऑब्जर्व करेंगे और फिर क्लासीफाई करेंगे कि किस किस का तना तो ऐसा है, किस किस का तना ऐसा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षा शास्त्र में आईसीटी के न्याय संगत उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता? गलत आंसर बताना है। इनकरेजिंग द यूज ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग डिजिटल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट लाइक
वर्चुअल लैब्स, हाँ ये सही है, नहीं बताना है। नोट मैच, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इन इंग्लिश एंड अदर इंडियन लैंग्वेज, ये भी सही है, होना चाहिए भाई। सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं इस तरह से हो, इंग्लिश में भी हो और इंडियन लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो। इंकरेजिंग टीचर्स टू बी यूजर रेदर देन डेवलपर ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचर को बस यूज करना आना चाहिए टेक्नोलॉजी, उनका डेवलपर नहीं बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये नेगेटिव आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, which of the following best describe the meaning or process validity of a science curriculum? प्रोसेस वैलिडिटी, साइंस की जो पाठ्यक्रम है वो उसकी वैधता कैसी होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए, उसका जो सही मीनिंग है डिस्क्राइब कौन करता है वो बताना है। छात्रों को उन तरीकों से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण होता है, सही है ये ऑप्शन 84 में। छात्रों को विज्ञान पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया में विभिन्न निकायों की भूमिका से परिचित कराया नहीं। वैध होने के लिए स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम को चरणों के एक निर्दिष्ट क्रम से गुजरना होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्रीमेंट विद आवर कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान में मूल्यांकन की हमारी समकालीन समझ के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सहमत है, सहमत बताना है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों की योग्यता क्रम शुरू की जानी चाहिए, नहीं, उसकी योग्यता क्रम नहीं बताना चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन की तुलना वार्षिक परीक्षा को बहुत अधिक भार दिया जाना चाहिए, नहीं। पीरियोडिक टेस्ट में लिखित और प्रायोगिक दोनों घटनाएं होनी चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, एनसीएफ 2005 में क्या सिफारिश करता है ये बताना है, नहीं। नोट अलाइंड विद द रिकमेंडेशन, नहीं होना चाहिए, ये बताना है। एनसीएफ 5 के अकॉर्डिंग प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस चरण में उन्हें आयोजित करना कठिन होता है। छात्रों को आसानी से उपलब्ध स्रोतों से डेटा एकत्रित करने में शामिल किया जाना चाहिए, सही है। विज्ञान के प्रक्रिया कौशलों पर जोर दिया जाना चाहिए, सही है। स्थानीय विशेष प्रौद्योगिकी के बारे में व्यवहारिक ज्ञान शामिल किया जाना चाहिए, नहीं। तो प्रयोगों से बचना चाहिए, बचना क्यों चाहिए, प्रयोग करने चाहिए, बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। 86 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, विज्ञान शिक्षा शास्त्र में देखो एनसीएफ से भी और एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन आया कि सिफारिशों के अनुकूल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, सही नहीं है। द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए भाई, सही है। व्यावसायिक शिल्पों के अनुभव को सबसे पहले वरिष्ठ माध्यमिक बोले तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे शुरू करो, नहीं, उनको प्राइमरी लेवल पे ही शुरू किया जाना चाहिए, यानी ये बोलती है, ठीक है। व्यावसायिक शिल्पों के अनुभव होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 88, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग विज्ञान की अस्थायी अनियंतम प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, मतलब कि विज्ञान का अंत नहीं है, विज्ञान जो है अनियंतम है, इनमें से कौन सा सही उदाहरण है इस बात का, ये बताना है। एक शिक्षक छात्रों से दैनिक जीवन में विभिन्न सामग्रियों के अपने अनुभवों को साझा करने के लिए कहता है, हाँ सही है। एक शिक्षक परमाणु की, ये सही नहीं है। और देखो, एक शिक्षक परमाणु की संरचना, इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। एक शिक्षक परमाणु की संरचना की विभिन्न अवधारणाओं जैसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाओं के बारे में कक्षा में चर्चा करता है। देखो ये जो एटम के मॉडल आए थे एक के बाद एक आता चला गया, तो हम इनसे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी साइंस में कोई चीज़ एंड नहीं होती, वो अनियंतम है, टेंटेटिव है, ठीक है। एक आया, वो खत्म हो गया, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 89, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं के संवर्धन पर काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी एक कल्चर प्लेट में एक छोटी हरी फफूंद के बीजाणु देखे। उन्होंने देखा कि इस फफूंद की उपस्थिति में जीवाणुओं की वृद्धि को रोक दिया है। वास्तव में इसने इनमें से कई जीवाणुओं को मार भी दिया। इसी फफूंद से पेनिसिलिन तैयार की गई। तो इस अनुच्छेद में वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ व्यक्त की गई है,
तो क्या बताया कि विज्ञान पूर्व निर्धारित चरणों के अनुसार व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता है। नहीं, पूर्व ज्ञान के आधार पे तो नहीं, उसने तो बाद में एकदम से रिजल्ट देखा कि कुछ फफूंद पैदा हो गई है, वो हमारे बैक्टीरिया को मार भी रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग आंसर। ए सबसे काट दो, ए सबसे काट दो, तो केवल बी बचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विज्ञान के लिए सावधानी पूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी छात्रा को बंद विद्युत परिपथ यानी कि क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट की अवधारणा को समझाने के लिए मानव परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देती है। वह हृदय की तुलना बैटरी से करती है और ब्लड की जो तुलना है वो किससे करती है, करंट से। ठीक है, वह किस शिक्षण युक्ति का उपयोग कर रही है, तो वो किसको यूज कर रही है, एनालॉजी को। उसने एनालॉजी बताया कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वैसे ही हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम करता है, उसमें हार्ट है वो बैटरी है और जो ब्लड का फ्लो है वो करंट के फ्लो की तरह है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।